मैडम, ये खुशी की बात है कि सरकार ने ये वायदा किया है कि 1 मई 2018 तक भारत वर्ष के सारे गांव का विद्युतीकरण खत्म हो जाएगा। लेकिन मैडम, जो फिगर दिए हैं आज तक जो उड़ीसा में विद्युतीकरण हुआ नहीं है गांव, वो 3450 का ये आंकड़ा लगता है थोड़ा गलत है, क्योंकि मेरे कंस्टिट्यूएंसी अकेले में ही 1000 गांव अभी तक बचा है। हो सकता है सरकार इसमें हैमलेट्स को कंसीडर नहीं किया है। उसके बाद ऐसे कई गांव है, जैसे मेरे कंस्टिट्यूएंसी में 300 गांव है जिसका रास्ता नहीं है, मतलब रोड से अप्रोचेबल नहीं है, तो उसको क्या वो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रीफाई करेंगे? अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने एक बहुत अहम विषय पे आज सदन का ध्यान आकर्षित किया है। ये जो 18,452 विलेजेस गांवों की जिक्र होती है, ये रेवेन्यू विलेजेस हैं जो सेंसस के हिसाब से रेवेन्यू विलेजेस मानी जाती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने वादा किया है 15 अगस्त 2015 को कि 1000 दिनों में, जिसका मतलब हुआ 1 मई 2018 तक पूरे देश में जो 18,452 गांव हैं, इन सभी का विद्युतीकरण पूरा किया जाएगा। मुझे आपके माध्यम से सम्मानित सदस्यों को बताने में बहुत खुशी होती है अध्यक्षा महोदय कि हमने इसको एकदम पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंट तरीके से इसका एक मोबाइल ऐप बना रखा है, जो मैं सभी सांसदों से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने मोबाइल पे ले लें। इस मोबाइल ऐप के द्वारा, ये ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में, इस मोबाइल ऐप के द्वारा आपको रोज की स्थिति, कितने गांव कब हो रहे हैं, उसकी एक एक गांव की क्या स्थिति है, पूरी जानकारी हम सभी के समक्ष रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कल का उस मोबाइल ऐप का निकाला, 2 दिसंबर 2015 को 3021 गांव का विद्युतीकरण हो चुका था, और 3 दिसंबर का जब मैंने निकाला आज सुबह, तो 3024 गांव का हो चुका है। यानी कल और आज के बीच 3 और गांव में विद्युतीकरण कंप्लीट किया गया, एनर्जाइज किया गया। वैसे ही कल और आज के बीच के आंकड़े देखें तो जो गांव में काम शुरू हुआ है, वो गांव कल तक 13,496 थे, आज 13,661, यानी कल और आज के बीच 165 और गांव में विद्युतीकरण का काम शुरू हुआ है। ऐसे हमने 12 स्टेप्स में हर एक गांव का विद्युतीकरण को ब्रेकअप किया है, और एक एक गांव में किस स्टेप पे है विद्युतीकरण, ये आप सबके समक्ष है। तो आपको अपने अपने गांव की जो जानकारी चाहिए, वो जानकारी उस ऐप के द्वारा आपको बिना कोई आरटीआई करे, बिना कोई प्रश्न पूछे, उस ऐप के द्वारा आपको मिल जाएगा। जहां तक आपने बताया कि आपके खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1000 गांव हैं, उसमें कई ऐसे छोटे छोटे धानियां होती हैं, टोले होते हैं जो छोटे छोटे दूर दराके के इलाके में रहते हैं। माननीय चौटाला जी ने भी इसका, दुष्यंत जी ने भी इसका जिक्र अपने पिछले सत्र में किया था। इन जो छोटे इलाके हैं, इनको क्योंकि ये रेवेन्यू विलेज नहीं गिनी जाती है, इसके अंतर्गत नहीं लिया जा सकता है। फिर भी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत हमने ये फैसला लिया है कि इन टोलियों तक भी, इन छोटे धानियों तक भी विद्युतीकरण पहुंचाना है। हम राज्य सरकार के साथ निरंतर बातचीत में हैं, कैसे इन टोलियों तक बिजली पहुंचे। इसमें कुछ टोलियां तो नजदीक है, मैं अभी राजस्थान में धानी देख के आया, उसमें लाइन जा रही है, धानी एकदम लाइन के बीचम बीच है, बड़ी आसानी से बिजली दी जा सकती है। तो मैंने तुरंत निर्देश दिया अपने अधिकारियों को कि ऐसे जितनी धानियां जहां तक लाइन पहुंची है, उन सबको तुरंत विद्युतीकरण किया जाए। परंतु जो बहुत दूर दराके के इलाके में, जो समझो कोई घने जंगल के अंदर हो, या हिल्स के ऊपर हो, माउंटेन्स के ऊपर हो, वहां हम ऑफ ग्रिड सोल्यूशन से भी, जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, उससे बिजली देने के लिए तैयार है। मैडम, आपके माध्यम से फिर मैं जानना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर के लिए जो बिजली दे रहे हैं और गांव के लिए दे रहे हैं, इसका फीड सेपरेशन करना है, इसका टारगेट कब तक है? और ये जो 2018 मई का टारगेट रखे हैं कि सारे गांव का विद्युतीकरण हो जाएगा, तो क्या अभी जितना बिजली उत्पन्न हो रहा है उतना पर्याप्त है, या उसके लिए फिर एक्स्ट्रा उत्पन्न करना पड़ेगा? थैंक यू मैडम।
माननीय सांसद जी ने दोनों ही बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं। पहली जो दूसरा सवाल है उसका तो बड़ा सरल जवाब है, मैं दे सकता हूं कि गत 18 महीने में बहुत सारे प्रोजेक्ट जो स्टॉल्ड पड़े थे, जो खत्म नहीं हो पा रहे थे, कोई पर्यावरण की क्लियरेंस के कारण, अन्य अन्य वजहों से, किधर जमीन की कठिनाई थी, इन सब कठिनाइयों पे विशेष ध्यान देके गत 18 महीनों में 30,000 से भी अधिक मेगावाट की बिजली का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की क्षमता बढ़ाई गई है। और आज देश में ये स्थिति है कि पर्याप्त मात्रा में बिजली है और पर्याप्त मात्रा में कोयला है। पूरे देश में जिस प्रदेश को चाहिए उसके लिए पर्याप्त बिजली और पर्याप्त कोयला आज देश में उपलब्ध है। थोड़ी आज कठिनाई अगर पूरे देश में देखें तो दक्षिण भारत में, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइनें सफिशिएंट नहीं है और उन लाइनों को बनाने के लिए कई वर्ष लगते हैं, उसकी भी हमने तेजी से प्लानिंग की। जो प्रोजेक्ट कई वर्षों से रुके हुए थे, कुछ तो 10 वर्षों से रुके हुए प्रोजेक्ट्स को तेजी से खत्म करके लगभग दक्षिण भारत में भी पिछले 18 महीने में 4,000 से अधिक मेगावाट की क्षमता बढ़ाई गई है। आगे आने वाले 3 वर्ष में हम 20,000 मेगावाट अधिक क्षमता बढ़ाएंगे दक्षिण भारत जाने के लिए। साथ ही साथ लगभग 8 से 10,000 नए मेगावाट के प्रोजेक्ट्स दक्षिण भारत में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इसमें लगाने की, केरल, इसमें लगाने की योजनाएं बना रहे हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा को भी जोड़ के मैं समझता हूं आगे आने वाले दिनों में ट्रांसमिशन ग्रिड भी पूरा सुचारू रूप से देश भर में सीमलेस बढ़ जाएगा और अधिक क्षमता वाला, जो 2 वर्ष 4 वर्ष के बदले 20 वर्ष आगे तक प्लानिंग करेगा। और बिजली उत्पादन करने की क्षमता भी पर्याप्त रहेगी कि आगे आने वाले 10 वर्ष तक कभी भी बिजली की देश में कमी ना हो। पहला सवाल था, हाँ, फीडर सेपरेशन का बहुत अच्छा सवाल था। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गुजरात में प्रयोग किया था फीडर सेपरेशन का, उसका उनको बहुत अधिक लाभ मिला, जिसके कारण आज गुजरात में हर एक गांव को पर्याप्त बिजली मिलती है और हर एक किसान को पर्याप्त बिजली मिलती है। उसी प्रकार से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत पूरे देश में जिस इलाके में किसानों का ज्यादा संख्या में बिजली का रिक्वायरमेंट है, कुछ इलाके हैं जहां बहुत थोड़ी बिजली लगती है किसानों के लिए या खेतों में, उन इलाकों तक अगर लेके जाना चाहें तो हजारों लाखों करोड़ रुपए लगेंगे, जिसमें समय लगेगा। तो हमने प्रायोरिटाइज करके जो इलाकों में ज्यादा किसान है, जो इलाकों में बिजली ज्यादा लगती है, उनको प्रायोरिटाइज करके लगभग 63,810 करोड़ रुपए अन्य राज्यों को दिए हैं, जिसका एक प्रमुख अंग फीडर सेपरेशन है। ये भी मार्च 2019 के पहले इन सब इलाकों में जहां पे अप्रूवल मिली है, फीडर सेपरेशन का भी काम पूरा किया जाए। श्री गोपाल शेट्टी। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी ने लिखित और मौखिक बहुत ही खुलासा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अध्यक्ष महाराज बहुत सारे सवाल अनुत्तरित है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की स्थापना करने के बावजूद भी अध्यक्ष महाराज, आज जो आंकड़े मंत्री महोदय ने दिए हैं, देश भर में 7.5 करोड़ घरों को आज भी विद्युतीकरण से जोड़ा नहीं गया है। और इसमें भी विशेष धक्कादायक, उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़े राज्य जहां से बहुत सारे हमारे देश के प्रधानमंत्री आए हैं, वहां पर 2 करोड़ लोगों को अभी भी घर में विद्युतीकरण नहीं है। बिहार जैसे राज्य में 1.5 करोड़ लोगों को अभी भी विद्युतीकरण नहीं है। जिस महाराष्ट्र से मैं आता हूं, वहां पर 34 लाख से भी अधिक लोगों को आज भी विद्युतीकरण नहीं है। और अध्यक्ष महाराज, ये जो आंकड़े दिए हैं, ये 2011 के सेंसर के अनुसार दिए हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि 2011 तक के लोगों को आप विद्युतीकरण देने वाले हो, या 2018 में जब ये स्कीम आपकी पूरी होगी, सबका साथ और सबका विकास की जब हम बात करते हैं, तो सारे देश के लोगों को विद्युतीकरण मिलनी चाहिए। और साथ साथ में मैं ये भी मंत्री महोदय के ध्यान में लाऊंगा, अंतिम है अध्यक्ष महाराज, ये भी मंत्री महोदय जी के ध्यान में मैं ये भी ला कर देना चाहूंगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लैंड, स्टेट गवर्नमेंट के लैंड और कॉर्पोरेशन के लैंड, एक दूसरे को एनओसी दिया नहीं जाता है। खास करके मुंबई शहर के लोगों को बहुत सारे परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहूंगा कि 2018 तक देश के सभी राज्य सरकार की जमीन, केंद्र सरकार की जगह, नगर पालिका, महानगर पालिका, ऐसे सारे लोगों को विद्युतीकरण देने का वो आश्वासन देंगे क्या?
धन्यवाद। माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न उठाया है, ये जो आंकड़े दिए हैं ये रूरल हाउस होल्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एज पर सेंसस 2011 है। एक सेंसस ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे सरकार की कार्रवाई चलती है। उसके बाद का विषय देखें तो हमारा अनुमान है कि लगभग इसमें से 1,80,00,000 घरों तक बिजली उसके बाद पहुंची है गत 4 वर्षों में, जिसमें भी अगर हम पिछले 18 महीने का देखें तो हमने एक एक राज्य के साथ बैठ के उसको मॉनिटर किया, उनको लोगों को अकाउंटेबल किया, जो जो कठिनाइयां आई उनको सॉल्व करते हुए बहुत इस काम में तेजी की। वास्तव में उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया। हम बार बार उत्तर प्रदेश को चिट्ठी लिखते जा रहे हैं कि हमें पता चले कि अभी क्या लेटेस्ट स्टेटस है, किन किन घरों में अब तक बिजली नहीं पहुंची है, पर अभी तक हमें उसका डेटा मिला नहीं है कि कितने घरों में उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में बिजली नहीं है। एक बहुत अच्छा विषय उन्होंने ये भी उठाया कि एक तरफ से इतने गांव को बिजली मिल गई, हम सब बताते हैं कि लगभग सिर्फ 18,000 गांव रह गए इतने देश भर में, फिर ये 7.5 करोड़ लोग क्यों हैं, घर क्यों हैं। पहले जो विद्युतीकरण का कार्यक्रम देश भर में चलता था उसमें एक बार बिजली गांव तक पहुंच गई और उसके बाद पंचायत ऑफिस में पहुंच गई, 10% घरों में पहुंच गई तो टिक लगा दिया जाता था कि ये गांव का विद्युतीकरण हो गया है, और अभी तक ये सिलसिला चलते जा रहा है। हमने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में कल्पना की है कि आगे आने वाले 3.5 साल में 2019 तक सभी घरों तक बिजली पहुंचे। तो ये नहीं कल्पना है कि 10% को पहुंचे जो पहले थी, हर घर को पहुंचे। तो मैं माननीय सांसद जी को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हमारी कल्पना है कि हर घर तक बिजली पहुंचे, लेकिन बहुत अहम भूमिका आपके राज्य सरकारों की है। हम पूरा पैसा राज्य सरकार को ही दे सकते हैं। संघीय ढांचे में केंद्र सरकार एक एक घर तक बिजली नहीं पहुंचा सकती है। हम राज्य सरकार को बार बार दरख्वास्त करते हैं कि आपकी जो कठिनाई है हमें बताइए, हम उसका समाधान निकालेंगे। ऐसे ही एक उदाहरण देता हूं मैं, ओडिशा में 11वीं प्लान और 12वीं प्लान, 11वीं प्लान 2012 तक होनी थी, इन सब के प्रोजेक्ट्स लगे ही नहीं हैं। तो मैं खुद स्वयं 3 सितंबर को ओडिशा गया, डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग की, और जब देखा कि वहां नहीं है, क्षमता नहीं कर पा रहे हैं, तो पावर ग्रिड और एनटीपीसी जो केंद्रीय उपक्रम है उन दोनों को वहां लगाया, उनके साथ सब टेंडर अवार्ड किए, फाइनलाइज किए, और दोनों ने कमिट किया है कि 1 मई 2018 तक बाकी सब गांव का विद्युतीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार से बिहार का दृश्य देखिए। बिहार में जो 11वीं प्लान में होना था, यानी 2007 से 2012 11वीं प्लान, उसके फेज 2 में जितने गांव होने थे वो गांव हुए ही नहीं थे जब मैं मंत्री बना। तो हमने बहुत निरंतर उनके साथ बैठ के मीटिंगें कर करके, और हर महीने की 10 तारीख को पूरे देश के हर एक पावर सेक्रेटरी को दिल्ली में स्वयं मैं मिलता हूं और उनके साथ चर्चा करता हूं कैसे तेजी लाई जाए। वो करने की वजह से 11वीं प्लान फेज 2 के जो 2012 तक होने थे, हमने लगभग सभी गांव को विद्युतीकरण नहीं पहुंची थी, उनको अभी तक बिजली पहुंचा दी है। बाकी गांव को लगभग 1 वर्ष के अंदर बिहार में हर रेवेन्यू विलेज तक बिजली पहुंच जाएगी। मैं सदन को आपके माध्यम से एक और सूचना देना चाहता हूं, जो मैंने निर्देश दिया है अपने अधिकारियों को, कि ये जो 18,452 गांव हैं, इनको हम सिर्फ विद्युतीकरण 10% घर या बीपीएल घर नहीं, हर एक घर को इन गांव में विद्युतीकरण करके जो 1000 दिन का कमिटमेंट हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है, इसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत विस्तृत ठीक उत्तर दिया हुआ है, फिर भी सप्लीमेंट्री बताइए। नीना ओंगेरिंग जी, शॉर्ट में पूछिए। विस्तृत उत्तर। अध्यक्ष महोदय, आप दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को अगर संयुक्त करने से भी आपको मेन जो चीज़ होता है, हमारा आदरणीय विद्युत मंत्री से मैं पूछना चाहूँगा कि जो आपका मंशा होना चाहिए, जैसे आपने कहा कि दूर दराज इलाके, ग्रामीण इलाके में, खासतौर अरुणाचल प्रदेश में आप सोचते हैं कि अभी आपका जो प्रावधान रखा है इसमें हमने देखा है, आपका आंकड़ा सब मैंने देखा हूँ, लेकिन मेन चीज़ जो चीज़ है सर, उसमें आप देखिए उत्तर पूर्वी राज्यों में ये बहुत एक हमारा एक भंडार है,
बिजली का भंडार है, तो इसको किस प्रकार से आपको ट्रांसमिट करें, कैसे आपने कहा कि ट्रांसमिशन लाइन वहां से आप किस प्रकार उत्तर पूर्वी राज्यों में जितने भी जो जल प्रोजेक्ट्स है उसको किस प्रकार से उसको एक प्रावधान रखें, उसको मेन लाइन इंडिया में लाने के लिए उसको आप क्या योजना ले रहे हैं वो हमको बताइए। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वास्तव में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस दिन से शपथ लिए हैं उन्होंने बार बार सभी मंत्रियों को उत्तर पूर्वीय राज्यों में ध्यान देने का निर्देश दिया है और लगभग मैं समझता हूं जितना ध्यान उत्तर पूर्वीय राज्यों के लिए इस सरकार ने 18 महीने में किया है शायद ही कभी भारत के 68 वर्ष के इतिहास में हुआ होगा। मैंने स्वयं पावर मिनिस्टर्स की जो कॉन्फ्रेंस हर 6 महीने में होती है वो पावर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस सालों साल दिल्ली में होती थी। 6 महीने पहले पहली बार भारत के इतिहास में पूरे राज्यों के देश भर के राज्यों के मंत्री सब गुवाहाटी गए और गुवाहाटी में पावर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की जिसमें सभी उत्तर पूर्वीय राज्यों के भी मंत्री आए थे और बड़े विस्तृत रूप से उनकी समस्याओं का वहां चर्चा हुई और आगे का रोड मैप बना। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम इन दोनों राज्यों पे तो हमारी खास विशेष ध्यान रहता है। तो लगभग 1,500 करोड़ के ट्रांसमिशन लाइंस सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और लगभग 1,500 करोड़ के सिर्फ सिक्किम, इन दो राज्यों में ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुधार करने के लिए इन दो जगहों पे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन वहां पे काम शुरू कर चुकी है। साथ ही साथ जो 80,000 घर बहुत दूर दूर है, घर चाइना बॉर्डर पे हैं, अलग अलग इलाकों में, और मैं समझता हूं कि ट्रांसमिशन लाइन लेके जाने में समय लगेगा। तो हमने उसके लिए विशेष तौर पे ऑफ ग्रिड सोल्यूशन कैसे उनके यहाँ सोलर और स्टोरेज लगा के कैसे वहां पे हम बिजली पहुंचाए उसका काम शुरू कर दिया। सोनाराम चौधरी उत्तर भी शॉर्ट। माय गॉड, प्लीज सोनाराम जी। मैडम बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया। मैं मंत्री जी से बताना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि मेरा जो बाड़मेर जैसे मेरे जो है मेरा संसदीय क्षेत्र वहाँ 50% अभी भी वहाँ इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, ज़्यादातर वहाँ ढानियाँ हैं, हेमलेट्स है। उन्होंने 570 करोड़ के बजाय मेरे को करीब 460 करोड़ दे दिए हैं, 100 करोड़ बाकी है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो अगले मई 2018 तक करना है तो वो पैसा देना चाहिए। दूसरी मैं कहना चाहता हूँ 2003 से 2008 जब वसुंधरा जी थे तो उसे 15,000 करोड़ का था। वो 2008 में जब 2008 वो 15,000 का 75,000 करोड़ हो गया है। तो वहाँ डिस्कॉम की वह कंपनी की बहुत हालत खराब है। तो मेरा पॉइंटेड क्वेश्चन है, उसका पहला भाग यह है कि जो 110 करोड़ रुपए जो इलेक्ट्रीफाई करना है मई 2018 तक वो देंगे, और दूसरा जो राजस्थान की आज स्थिति बहुत खराब है कंपनी डिस्कॉम की, उसको बेल आउट करने के लिए कुछ और स्पेशल पैकेज देंगे नहीं। आप वहां तक मंत्री बनने के बाद में 4 बार गए। अध्यक्ष महोदय, समझ गए। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस पारदर्शिता से और जितना इनोवेटिव तरीके से हम सब ये योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो जो 500 करोड़ का अनुमान अधिकारियों ने लगाया होगा हम वही काम 400 करोड़ में आपका करके देंगे, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन सभी रेवेन्यू विलेजेस तक 1 मई 2018 को बिजली पहुंचेगी। आपकी जो धानियां है उसको थोड़ा समय लगेगा क्योंकि दूर दराके की धानियों के लिए उतना पैसा आज के दिन उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात जो आपने डिस्कॉम की कही, डिस्कॉम में विशेष रूप से उदय नाम से उज्जवल डिस्कॉम आश्वस्त योजना, इस नाम से जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है 5 नवंबर को, जो प्रोजेक्ट पूरे राज्यों की सहमति से बनाया गया, सभी बैंकों की सहमति से बनाया गया, उस उदय योजना से मैं समझता हूं राजस्थान की जो डिस्कॉम जिसमें सालाना 12-15 हजार करोड़ लॉस माननीय वसुंधरा जी को विरासत में मिला, इसको लॉस को हम जीरो कर देंगे 2018 तक, ये मैं आपको आश्वासन। श्री सुल्तान अहमद जी। मैडम, माननीय बिजली मंत्री ने सारे देश की छवि दी है। बंगाल की सक्सेस स्टोरी यहाँ सामने है। 22 गांव सिर्फ बचे हैं। अब प्रश्न पूछिए, वो सब तो मैं यस आज बंगाल विद्युत उत्पादन से लेकर के हम विद्युत एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। विदेश के
पड़ोसी देशों में। Yes. तो ये जो कुछ गांव बचे हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने दिन लगेंगे, कई महीने लगेंगे, और ये सक्सेस स्टोरी में राज्य सरकार ने किस तरह ये दूसरे राज्यों को भी देखना चाहिए और इसमें सीखना चाहिए कि किस तरह कवरेज किया है। और बंगाल क्या पहला राज्य है जहां पर जो आंकड़े यहां आए हैं, कुल में 22 गांव बचे हैं अनइलेक्ट्रिफाइड विलेज में। तो ये केंद्र सरकार कुछ घोषणा करेगी, इसलिए कि मैं अपने जिला के बारे में कह सकता हूं कि हमने 99% इलेक्ट्रिफाइड किया है गांव को, घर घर में बिजली पहुंची है, ये नहीं कि सिर्फ विलेज में। तो ये जो सक्सेस स्टोरी बंगाल का है, इसके पीछे क्या राज है? केंद्र सरकार ये आपके गांव में बिजली है, तो ये एंटी बिंगा बंगाल में। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है मंत्री महोदय, कुछ गांव बचे हैं, तो इसमें क्या राज है? बंगाल एक्सपोर्ट कर रहा है बिजली, दूसरे राज्यों में बिजली की कमी है, तो ये हो गया ना। और यस मिनिस्टर। अध्यक्षा महोदय, हमने विकास के कार्य में, खासतौर पे विद्युतीकरण में, कोई राजनीति को बीच में नहीं लाए हैं। हर एक राज्य के साथ न्याय हुआ है। उल्टे सबसे ज्यादा अगर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और आईपीडीएस का लाभ मिला है तो उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां दोनों जगह हमारे सत्तारूढ़ पार्टी शासन नहीं करती है। तो हमने विद्युतीकरण में जो रिक्वायरमेंट थी, जो जरूरत थी, उसको मद्देनजर रखते हुए काम किया है। जो राज्य अच्छा काम करते हैं हम उसको सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं। ये जो 22 गांव का जिक्र है, ये ज्यादा करके सुंदरबान एरिया में है, और इन सबको एज ए स्पेशल केस हमने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में मंजूरी दी है। इनका भी विद्युतीकरण हम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में करेंगे। स्टेट की अलग अलग परिस्थिति है, क्वेश्चन नंबर रेटिंग के अलग ही प्रोसेस है और रेटिंग के हिसाब से वो रिलीज की जाती है।